अगली सुबह युद्ध के लिए वो दोनों सेना के साथ तैयार खड़े थे। जियांग कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह को छोड़कर जाऊंगा। राजकुमार हंसते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम हमेशा यहीं पर रहना चाहते हो? राजमहल की तरफ देखते हुए राजकुमार कहता है, जियांग पेंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब हम यहाँ वापस लौटेंगे तो यहाँ की हर चीज हमारी होगी। जियांग कहता है, राजकुमार, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और इस बात का भी कि भविष्य में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुश्किल हो या आसान। और ये सारी कहानी सुना रहा है जियांग अपनी भतीजी को। उसकी भतीजी कहती है, अंत में क्या हुआ? क्या बाद में राजकुमार जनरल बना, सेनापति बना? क्या वो लोग युद्ध जीत गए? जियांग कहता है, जाहिर सी बात है, अगर वो लोग युद्ध ना जीतते तो तुम क्या इतनी शांतमयी जिंदगी गुजार पाती? उसके बाद वो पूछती है, उन गुलामों और उसके भाई बहनों का क्या हुआ जो उसे हमेशा परेशान करते थे? क्या उसने अपना वादा पूरा किया? जियांग कहता है, रुको जरा, मैं बता तो रहा हूँ सब कुछ। राजमहल वापस लौटने के बाद उसने अपने सारे भाइयों को हरा दिया और ये सब कुछ उसने अपने बलबूते पर किया। उसने सभी दोषियों और बुरे लोगों को सजा दी, मासूम लोगों को इंसाफ दिया। वो बहुत ही दयालु राजा है जो गरिमा में रहकर सारे काम करता है। सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वो भी सबका बहुत ध्यान रखता है। इसके बाद वो पूछती है, बस इतना ही? जियांग कहता है, हाँ, बस इतना ही। बच्चों के लिए इतना ही जानना काफी है। ताया जी, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत सारी बातें ऐसे ही घुमा दी हैं? आप मुझे ठीक से नहीं बता रहे। ये कहानी इस तरह से तो खत्म नहीं होनी चाहिए। जियांग कहता है, सेंसर बोर्ड और सेंसरशिप नाम की भी कोई चीज होती है। बच्ची कहती है, ताया जी, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी और को भी समझ नहीं आ रही तो हम बता देते हैं। वैसे तो सबको पता होगा, सेंसर बोर्ड वो होता है जो किसी भी फिल्म इत्यादि को देखकर उसमें सीन काट कर उसको उम्र का सर्टिफिकेट देता है कि इसको कितनी उम्र के लोग देख सकते हैं। जैसे कि ई सर्टिफिकेट है, इसका अर्थ है कि इसको कोई भी देख सकता है, कोनो रोक टोक नहीं है। जियांग कहता है, अच्छा बताओ, और क्या जानना है तुम्हें? तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, खैर, मुझे राजकुमार और उसके गुलाम के बारे में जानना है। जियांग हवा में बिखरे हुए फूलों की महक लेते हुए कहता है, अच्छा, उनके बारे में मुझे सोचने दो जरा। राजकुमार हमेशा से डरावना दिखता था, पर सिर्फ दूसरों के लिए। सब लोग कहते थे कि वो राक्षस जैसा दिखता है। धीरे धीरे उसने खुद भी ये बात स्वीकार कर दी। वो खुद को राक्षस मानने लग गया। वो एकदम खुद को बर्बाद करने की कगार पर था कि गुलाम उसकी जिंदगी में आया और उसने उसे बचा लिया। वो एक दूसरे की सच्चे दिल से इज्जत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो एक दूसरे का साथ देते हुए बड़े हुए। वो हमेशा एक साथ रहे और बड़े होने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ देना जारी रखा। वो दोनों एक हैं, बिल्कुल एक, और मौत के अलावा उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहती है, ये सब कुछ कितना उलझा हुआ है। ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई शादीशुदा जोड़ा हो, जैसे कि पति पत्नी। जियांग एकदम से घबरा जाता है। देखिए, जितनी मर्जी सेंसर बोर्ड कैंची चला ले, बात की गहराई तो बच्चों को भी समझ आ ही जाती है। क्या वो माँ बाबा की तरह एक दूसरे से बहस और लड़ाई किया करते थे? जियांग कहता है, हाँ, कभी कभी। वो एकदम से कहती है, क्या सच में? जियांग कहता है, हाँ, पर उन्होंने काफी चीजों का तजुर्बा एक साथ हासिल किया था, इसलिए उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। उन्होंने एक साथ कामयाबी और नाकामयाबी देखी थी, अंधेरे और रोशनी देखी थी, चाहे वो राज दरबार हो या रणभूमि। हाँ, वो कभी कभी लड़ते थे, बहस करते थे, पर कभी भी एक दूसरे को उन्होंने दुख नहीं पहुंचाया। अगर एक आसपास ना होता तो दूसरे की चिंता के मारे बुरी हालत हो जाती थी। इसके बाद वो पूछती है, क्या वो अब ठीक है? अब तो कोई उसे परेशान नहीं करता, वो बिल्कुल पति पत्नी जैसे हैं। वैसे मैंने सुना है कि सम्राट की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो फिर गुलाम को तो उस सबकी नफरत झेलनी पड़ती होगी। जियांग पहले तो एक बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजकुमार की केवल कुछ ही पत्नियां हैं। बच्ची कहती है, ये तो अच्छी बात है। सम्राट के लटकन अपनी कमर पर लटकाए हुए राजकुमार उनकी तरफ बढ़ रहा था। जियांग कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, तुम्हें गुलाम की चिंता हो रही थी। खैर, मुझे लगता है कि भविष्य में जितना मर्जी मुश्किल समय आए, चाहे कितना मर्जी भयंकर तूफान क्यों ना हो, वो एक दूसरे के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्ची पूछती है, क्यों? और इतने में राजकुमार वहां पर पहुंच जाता है और उसे उत्तर देते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी।
चाहे जैसे भी हालात हों, अच्छे या बुरे, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। राजकुमार उत्तर देते हुए जियांग की तरफ देखता है। जियांग उसकी तरफ पहले से ही देख रहा था और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। और यहीं इसी दृश्य में जहाँ फूलों की बरसात हो रही थी, ये पाठ और कहानी खत्म हो जाती हैं। पर जैसा कि बच्ची ने कहा कि सब कुछ अधूरा सा लग रहा है, ये कहानी इस तरह से खत्म तो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मुख्य कलाकार ने बहुत सी बातें, बहुत से कहानी के पहलू और पात्रों के नींव तो रखी, आधार तो रखा, पर कभी भी उसकी शुरुआत नहीं की और ना ही संतुष्टिजनक अंत किया। जैसे बस कहानी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की गई है। पर एक एक्सप्लेनर होने के नाते मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पात्र हैं जिनका कुछ भी नहीं किया गया। क्या युन युद्ध में मारा गया क्योंकि युन के पास राजकुमार से ज्यादा ताकत थी? उसके होते हुए राजकुमार कभी भी अपने दूसरे भाइयों को हरा ही नहीं सकता था। क्या जिन और वेंशी के बीच लड़ाई हुई? डेंजी का क्या हुआ? क्या जिन मारा गया या जिंदा था? खैर, इन सब सवालों में अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे हैं, पर इनसे हम सबको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है राजकुमार और जियांग की कहानी से। वो लोग युद्ध में गए, वहां पर या तो युन मारा गया या फिर युन ने राजकुमार को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद वापस लौटकर राजकुमार ने जिन और दिन को हरा दिया, मार दिया या कैद कर दिया, इसके बारे में पता नहीं। राजकुमारियों और बाकी रानियों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया होगा। राजा हो सकता है उसके लौटने से पहले ही मर गया हो। जियांग की बातों से साफ पता चल गया कि राजकुमार की केवल रानियां हैं, कोई महारानी नहीं है। तो जैसा कि उसने कहा था कि वो क्यू शिनजैन को अपनी महारानी बनाएगा, अपनी पत्नी बनाएगा, तो फिर उसने उसी को दिया होगा महारानी का ओहदा, जिसके बाद क्यू परिवार का समर्थन राजकुमार को मिल गया होगा, जिस कारण उसकी ताकत राय दरबार में बढ़ गई होगी। किसी भी मंत्री की उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रही होगी। जिन और वेंशी के बीच डेंजी के कारण होने वाले टकराव के कारण वी परिवार और प्रधानमंत्री की ताकत बहुत कम हो गई होगी। राजकुमार के पास उसकी माँ के परिवार का, क्यू परिवार का, टिंग और टिंग के मामा जी का, अगर जुन जिंदा हुआ तो उसका, और हो सकता है कि वी परिवार का समर्थन भी राजकुमार के पास ही हो। पर एक सवाल जिसका जवाब मुख्य कलाकार ने बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया। आखिर कौन था वो जिससे राजा प्यार करता था अपने बेटों से भी ज्यादा? इस सवाल का जवाब राजकुमार के पास तो था, पर उसने हमें नहीं बताया। तो चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने विकल्प पेश करूंगी कि कौन हो सकता है, पर विकल्प में मैं लड़के और लड़कियां दोनों दूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेट करते समय हिमहर लिखने के कारण हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जबकि जैसे कि हिंदी में होता है कि वो उससे प्यार करता है। उससे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। मैंने उन सब का नाम रखा है जिनसे राजकुमार का कुछ न कुछ लेना देना था, या फिर उसने उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ किया हो। आइए तो लिस्ट शुरू करते हैं। राजकुमार के घर का प्रबंधक मंत्री क्यू, प्रधानमंत्री वी, जो वेंशी के पिता हैं कुमारी क्यू, उसकी माँ यानी कि मंत्री क्यू की पत्नी डेंजी, जिसकी शादी राजकुमार ने जिन से करवा दी, वेंशी, टिंग का मामा कैप्टन यांग, राजा का संतरी हुरोंग, अटॉर्नी जनरल यान। इसी ने रुई के मामले की जांच की थी। अब राजा की कुछ ऐसी पत्नियां जो उसकी चहेती नहीं थी और साथ में वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। पहली है राजकुमार की माँ रानी शेन, टिंग की माँ, और उसके बाद महारानी। और यहीं पर ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रानी दे यानी कि रुई की माँ भी काफी ताकतवर थी, पर वो इस लिस्ट में नहीं शामिल हो सकती क्योंकि वो राजा की चहेती पत्नी थी। अगर आपको इस लिस्ट में कोई लगता है और अगर आपको इस लिस्ट के अलावा भी कोई लगता है तो आप उसका नाम कमेंट कर सकते हैं, जिसे आपको लगता है कि राजा को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार है। और अगले हफ्ते मैं आपको अपने विचार पेश करूंगी। आपके कमेंट भी मैं जरूर पढ़ूंगी और सोचूंगी उस बारे में भी, और मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।